हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम के क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अपना ज्योग्राफी का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इरिगेशन एंड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। ठीक है, तो इस चैप्टर से आप हमेशा देखोगे कि एक या दो सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना, और ये इस चैप्टर में थोड़ा याद करने का ज़्यादा पोर्शन है। ठीक है, तो इससे पहले हम अपना ज्योग्राफी में रिवर्स ऑफ इंडिया पूरी कर चुके हैं। कौन कौन से वाटरफॉल्स हैं और कौन कौन सी लेक्स हैं इंडिया में, वो सब हम पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपने वो देख ली होगी, और अगर नहीं देखी है तो आप जाके देखिए, और आपको ज़रूर वहाँ से कुछ फ़ायदा ही मिलेगा, है ना। क्योंकि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो नोट्स से कर रहे हैं, और नोट्स का ये फ़ायदा होता है कि बुक से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो एक जगह कंपाइल होकर आपको मिल जाती है। और अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो थोड़ा अननेसेसरी चीज़ें भी बुक में दी हुई होती है जो एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है, जैसे डेफिनेशन हो गई या इस तरह की जो भी चीज़ें हो गई, है ना। तो आप नोट से पढ़िए, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये कंपाइल करके सब अलग अलग बुक से एक जगह लिया गया है, और इससे आपको टाइम भी बचेगा और आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर इरिगेशन एंड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। इरिगेशन प्रोजेक्ट कितने तरह का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले होता है स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल। तीन तरह का हमारा ये इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है। ये हम किस पैरामीटर पे हम डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारा लैंड का एरिया है। अगर लैंड का एरिया जो हमारा है 2000 हेक्टेयर से कम है तो उसको हम स्मॉल स्केल बोलेंगे। अगर 2000 से 10,000 के बीच में है तो मीडियम स्केल बोलेंगे, और अगर 10,000 से ज़्यादा है तो हम लार्ज स्केल बोलेंगे। ठीक है, तो तीन टाइप्स में हम इरिगेशन प्रोजेक्ट को डिवाइड करते हैं। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम इरिगेशन टेक्निक। हम जो खेती में सिंचाई के रूप में जो टेक्निक यूज़ करते हैं, खेतों में जब पानी देते हैं तो कौन कौन से टेक्निक के तहत हम पानी दिया जाता है, उनको अलग अलग नामों से किस नामों से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आती है सरफेस इरिगेशन, जिसको हम फ्लड इरिगेशन भी बोलते हैं। सरफेस इरिगेशन में क्या होता है, जैसे मेनली हम ट्यूबवेल से पानी देते हैं, जैसे बाढ़ सी आ जाती है, मतलब नाली के थ्रू वो खेतों में पहुंच जाता है, क्यारियों में, और एक तरह से पूरा बाढ़ जैसे बाढ़ टाइप में आ जाती है, तो इस तरह से पानी दिया जाता है। उसके बाद लोकलाइज्ड इरिगेशन है, डिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है और सब इरिगेशन है। तो इनको हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ये देखिए, ये आ रहा है हमारा डेफिनेशन जो हम देते हैं। ठीक है, सरफेस इरिगेशन क्या होता है। सबसे पहले हम सरफेस इरिगेशन देखते हैं क्या होता है। सरफेस इरिगेशन में नो इरिगेशन पंप इज इन्वॉल्व। सरफेस इरिगेशन में कोई इरिगेशन पंप इन्वॉल्व नहीं होता, पंप के द्वारा हम नहीं देते। वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द लैंड बाय ग्रेविटी। ये वर्ड आप ध्यान रखिए, ग्रेविटी के थ्रू हम वाटर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, खेतों में। उसके बाद लोकलाइज्ड इरिगेशन आ जाता है। इसमें क्या होता है, वाटर इज सप्लाइड टू ईच प्लांट थ्रू ए नेटवर्क ऑफ पाइप्स अंडर लो प्रेशर। देखिए, अगर पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पानी की वेस्टेज होने की पॉसिबिलिटी है, तो इसमें क्या करते हैं, लो प्रेशर रखते हैं और पाइप्स के थ्रू हम सीधा पौधों तक पानी पहुंचाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोकलाइज्ड इरिगेशन। अब बात आती है स्प्रिंकलर इरिगेशन की। जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है, एक तरह से छिड़काव टाइप में हम पानी देते हैं, स्प्रिंकल करके पानी देते हैं। वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम ए सेंट्रल लोकेशन बाय ओवरहेड हाई प्रेशर स्प्रिंकलर्स और फ्रॉम स्प्रिंकलर्स फ्रॉम ए मूविंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, एक जगह हम लगा देते हैं स्प्रिंकलर्स को, और एक तरह से हाई प्रेशर होता है और वो पानी का छिड़काव कर देता है अपने एक स्पेसिफाई एरिया में। ठीक है, तो एक तरह से छिड़काव के माध्यम से जब भी खेतों में पानी दिया जाता है उसको हम स्प्रिंकलर इरिगेशन बोलते हैं। उसके बाद होता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, इस इरिगेशन में ड्रॉप ऑफ वाटर आर डिलीवर्ड नियर द रूट्स। जो हमारे प्लांट्स की रूट्स होती है उनके हम बिल्कुल जड़ों में पानी की बूंदें छोड़ते हैं। ठीक है, ये काफ़ी रेयरली यूज़ होती है, क्योंकि ये काफ़ी इसके लिए मेंटेनेंस का खर्च ज़्यादा आता है इसको सिस्टम सेटअप करने के लिए, है ना। उसके बाद बात करते हैं सेंट्रल पाइवट इरिगेशन। इसमें क्या होता है,
वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ए स्प्रिंकलर सिस्टम मूविंग इन ए सर्कुलर पैटर्न। इसमें भी एक तरह से ये भी स्प्रिंकलर सिस्टम है। इसमें क्या होता है, बस सेंट्रल सर्कुलर पाथ में वो पानी दिया जाता है। जो पानी देने का पैटर्न होता है वो सर्कुलर पाथ में होता है। ठीक है, नहीं तो नाम से भी पता चल रहा है। उसके बाद सब इरिगेशन। सब इरिगेशन क्या होता है, वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ए सिस्टम ऑफ पंपिंग स्टेशन, गेट्स, डिचेस, कैनाल बाय रेजिंग वाटर टेबल। इसमें क्या होता है, जैसे हम वाटर टेबल को बढ़ा देते हैं और कैनाल के थ्रू या गेट्स के थ्रू हम वहाँ से पानी अपने खेतों में लाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सब इरिगेशन। तो मुझे उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सब इरिगेशन मैंने अभी आपको बताया है। सब इरिगेशन में हम वाटर लेवल बढ़ा देते हैं और फिर उसके बाद कैनाल के थ्रू या गेट्स के थ्रू हम अपने खेतों में पानी लाया जाता है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं भारत में मेजर कैनाल कौन कौन से हैं। ये सिर्फ आपको नाम याद करने हैं। ठीक है, यूपी में देखते हैं अपर गंगा कैनाल, लोअर गंगा कैनाल, शारदा कैनाल, ईस्टर्न यमुना कैनाल और बेटवा कैनाल। ठीक है, तो आप ये याद करेंगे, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ठीक है, याद करिए, कैनाल भी कभी कभी पूछ ली जाती है एग्जाम में। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद पंजाब में देखते हैं, पंजाब में कौन कौन सी है। अपर बरी दियोब कैनाल, सरहिंद कैनाल, भाखड़ा कैनाल, बिस्ट दियोब कैनाल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये देखिए, और भी स्टेट है जहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट कैनाल्स हमारी मिलती है, तो उनको भी हम देखेंगे। बात करते हैं हरियाणा में। हरियाणा में कौन कौन सी कैनाल है। राइट वेस्टर्न यमुना कैनाल, ज्यूई कैनाल और गुड़गांव कैनाल। बिहार में कौन सी है, सोन कैनाल, कोसी कैनाल और गंडक कैनाल। ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में एक कैनाल आप याद रखेंगे, मेदिनीपुर कैनाल। राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल और गंग या बीकानेर कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जाती है। इंदिरा गांधी कैनाल कौन से स्टेट में मौजूद है, तो ये आपकी कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, आप याद रखेंगे। उसके बाद तमिलनाडु में एनसीले कैनाल, लोअर भवानी प्रोजेक्ट कैनाल, मेठूर कैनाल बहुत बार पूछी जाती है, ये भी आप याद रखेंगे, और काली गरयाल कैनाल। ठीक है, ये तमिलनाडु में। कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक में कौन सा है, बसवर्सवन कैनाल और विश्वेश्वरैया कैनाल। ये दो कैनाल आपके कर्नाटका में है, तो ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में बंकिंगम कैनाल और तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट, ये आपकी आंध्र प्रदेश में कैनाल है, तो इनको भी आप याद रखिए। ठीक है, उसके बाद बात आती है केरला की। केरला में वेस्ट कोस्ट कैनाल, कैनोली कैनाल और कावेरी वैगई लिंक इम्पोर्टेंट है, आप याद रखें, केरला में ये मौजूद है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो हम देखेंगे, जो हमारी योजना है एक तो। ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है उनको हम अभी पढ़ाई करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले आती है, ध्यान से पढ़िए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, कब लॉन्च हुई थी, ध्यान से देखिए, 2015 और 16 में ये लॉन्च हुई थी। कितना पैसा के तहत इसको दिया गया था, इस योजना को 50,000 करोड़ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को दिया गया था। ठीक है, 5 साल के लिए ये, मतलब इसका फुलफिल करने के लिए ये आउटले दिया गया था। ठीक है, 2015-16 में लॉन्च हुई थी। उसके बाद क्या क्या इसमें हमें होना था, और ये योजना किन किन को मिलाकर बनी गई थी। ये देखिए, इससे पहले 3 हमारी स्कीम चल रही थी। ठीक है, सिंचाई के लिए। एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम नंबर 1, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज नंबर 2, नंबर 3 ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन। इन तीनों स्कीम को मिला के एक नई स्कीम बनाई गई थी।
ठीक है, जिसका नाम रखा गया था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। 2015-16 में ये लागू हुई थी, लॉन्च हुई थी। ठीक है, 50,000 करोड़ इसका आउटले था, 5 साल के लिए स्टार्टिंग इनिशियल में ये लागू की गई थी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या थे प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या क्या थे, आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में डायरेक्ट क्या क्या कंपोनेंट इसके थे। तो ये तीनों आप जरूर याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट थे। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, नंबर 1, हर खेत को पानी, ठीक है, और वाटरशेड डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये जरूर याद रखेंगे। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर खेत को पानी, वाटरशेड डेवलपमेंट। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना के ये एक तरह से कंपोनेंट थे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। ठीक है, बहुत सारी रिवर्स पे बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए गए हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, एक देखिए, हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने एक तरह से कोट्स कही थी कि जो लार्ज डैम्स है, भारत के जो बड़े बड़े बांध है, वो टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है किसने कहा था लार्ज डैम्स के बारे में, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, सबसे पहला हमारा जो प्रोजेक्ट आता है वो है हमारा दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे जितने भी प्रोजेक्ट मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, याद करते रहना, बस समझते रहना, एक नोट से अपने बनाते अपने अपने नोट्स भी खुद भी बनाते चलना। ठीक है, तो सबसे पहला रिवर वैली प्रोजेक्ट था इंडिपेंडेंट इंडिया का। ठीक है दोस्तों, कौन सा, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर वैली कॉरपोरेशन कब एस्टेब्लिश हुआ था, 18 फरवरी 1948 को, ऑन द पैटर्न ऑफ टेनेसी रिवर प्रोजेक्ट यूएसए। क्या हुआ था, एक यूएसए का प्रोजेक्ट था टेनेसी रिवर प्रोजेक्ट, उसको देखते हुए उसी पैटर्न पे 1948 में हमने दामोदर वैली कॉरपोरेशन का एक प्रोजेक्ट किया था। ठीक है, जो कौन से स्टेट के लिए किया गया था, झारखंड और वेस्ट बंगाल के लिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, ये देखिए इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन जानते हैं दामोदर वैली प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आता है। ये देखिए, जो रिवर दामोदर है आपको पता है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो रीजन है, और हुगली में मिल जाती है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, जब रिवर गंगा हुगली में वेस्ट बंगाल में एंटर करती है तो वो हुगली के नाम से जानी जाती है, एक पार्ट उसका वेस्ट बंगाल में चला जाता है, और वहाँ पे रिवर दामोदर रिवर गंगा को ज्वाइन करती है। ठीक है, रिवर दामोदर कहाँ से ओरिजिन होती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो रीजन है। ठीक है, अब देखिए इस प्रोजेक्ट के तहत क्या क्या हमने डैम बनाए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा है एक तिलैया डैम। ठीक है, आप याद करते चले कौन सा डैम कौन से रिवर पे है। तिलैया डैम ये बराकर रिवर पे है। ठीक है, कोनार डैम कोनार रिवर पे है। मैथुर डैम, ठीक है, पंचित डैम, ये सब रिवर दामोदर पे बने हुए हैं जितने भी डैम है। तिलैया और कहाँ कौन से स्टेट में, झारखंड में है। अच्छा, रिवर कोनार और बराकर, ये वाली रिवर और ये वाली रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, रिवर दामोदर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो तिलैया डैम, कोनार डैम, मैथुर डैम और पंचित डैम, ये जो 4 डैम है, तिलैया, कोनार, मैथुर, पंचित, आपके झारखंड में सिचुएटेड है। तिलैया डैम बराकर रिवर पे है, कोनार डैम कोनार रिवर पे है, मैथुर डैम दामोदर रिवर पे है, और पंचित डैम भी दामोदर रिवर पे है। ठीक है, और कौन कौन से हमारा जो प्रोजेक्ट है दामोदर वैली कॉरपोरेशन के अंतर्गत जो आते हैं, दूसरा है बोकारो हाइड्रल प्रोजेक्ट। ठीक है, ये कहाँ पे है, झारखंड में है। उसके बाद दुर्गापुर हाइड्रल प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल में है। पतरातू हाइड्रल प्रोजेक्ट झारखंड में है। तो बोकारो और पतरातू आपके झारखंड में है, और दुर्गापुर आपका वेस्ट बंगाल में है। ये भी किसके अंडर आते हैं, दामोदर वैली प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। ठीक है,
अब बात आती है हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की, जो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। ठीक है, लार्जेस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है ये सतलुज रिवर पे। ठीक है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, कौन से स्टेट में है? पंजाब और हिमाचल में। भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट लार्जेस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। कौन से रिवर पे? सतलुज रिवर पे ये सिचुएटेड है। ठीक है, इस पे एक भाखड़ा डैम बना हुआ है जो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, ठीक है, कौन सा है? भाखड़ा नागल डैम। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे है, सतलुज रिवर पे सिचुएटेड है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। ठीक है, इसी प्रोजेक्ट के तहत एक और डैम बना हुआ है, गोविंद सागर डैम। गोविंद सागर कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद बात करते हैं हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम आप जानते हैं रिवर महानदी पे है और कौन से स्टेट में है? उड़ीसा में है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं दूसरे डैम की। उसके बाद है हमारा रिहंद डैम। ठीक है, रिहंद डैम कहाँ पे है? लार्जेस्ट डैम बाय वॉल्यूम। लार्जेस्ट डैम, सबसे बड़ा डैम भारत का वॉल्यूम के आधार पे। मान लो वॉल्यूम से मतलब है वो कितना पानी अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये सिचुएटेड है। कौन सी रिवर पे है? रिहंद रिवर पे। रिहंद किसकी ट्रिब्यूटरी है? सोन की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो रिहंद किसकी ट्रिब्यूटरी है? रिवर सोन की। ठीक है, उसके बाद रिहंद डैम, एक एक और हमारा प्रोजेक्ट है गोविंद वल्लभ सागर। ठीक है, ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इन इंडिया सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ एमपी एंड यूपी। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम एक और डैम है हमारा, ठीक है, जो रिहंद रिवर पे ही है। ये एक तरह से सॉरी, ये डैम नहीं है, ये एक लेक है हमारी, गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक। ये एक आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है, जो एमपी और यूपी के बॉर्डर पे बनी गई है। तो ये ध्यान रखिए, थोड़ा गलत हो गया था। गोविंद वल्लभ पंत सागर एक लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है हमारी। कहाँ पे है? यूपी और एमपी के बॉर्डर में। तो अगर लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक पूछे तो आपकी गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक है, एमपी और यूपी के बॉर्डर पे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो है हमारा कोसी प्रोजेक्ट। ठीक है, कोसी प्रोजेक्ट कहाँ पे है? बिहार में है और ये नेपाल के कोऑपरेशन से बनाया गया है। कोसी रिवर को आप सब जानते हैं सोर ऑफ बिहार भी बोलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी जिगजैग फ्लो करती है इस तरह से और काफ़ी बाढ़ लाती है ये बिहार में। तो इस वजह से इस रिवर को हम सोर ऑफ बिहार भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमने अभी पहले भी पढ़ा था। इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट या राजस्थान कैनाल के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, ये लार्जेस्ट कैनाल है भारत की, जो कहाँ से शुरू होती है? हरिक्का बैरेज। ठीक है, हरिक्का बैरेज से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? थार डेजर्ट तक जाती है। ठीक है, राजस्थान में जो हमारा थार डेजर्ट है वहाँ तक ये जो कैनाल है वहाँ तक इसकी लेंथ है। हरिक्का बैरेज से लेकर और थार डेजर्ट जो राजस्थान में है वहाँ तक ये कैनाल फैली हुई है। ठीक है, लार्जेस्ट कैनाल है, सबसे बड़ी कैनाल है भारत की। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम नागार्जुन प्रोजेक्ट की। नागार्जुन प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे है? कृष्णा रिवर पे है और कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। और जो ग्रेट बुद्धिस्ट स्कॉलर थे नागार्जुन, उनके नाम पे ये प्रोजेक्ट रखा गया है। ठीक है, तो नागार्जुन प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे है? कृष्णा रिवर पे है और आंध्र प्रदेश में ये सिचुएटेड है। ठीक है, आप याद करते चलिए। उसके बाद आगे देखते हैं आगे कौन कौन से प्रोजेक्ट है। उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट का नाम है चंबल प्रोजेक्ट। ठीक है, चंबल प्रोजेक्ट। चंबल प्रोजेक्ट एक एमपी राजस्थान का जॉइंट प्रोजेक्ट है रिवर चंबल पे। रिवर चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। ठीक है, तो चंबल कौन कौन से स्टेट में है? एमपी और राजस्थान। ठीक है, इसके अंडर हमने जो डैम बनाए गए हैं, काफ़ी डैम बनाए गए हैं,
सबसे पहले गांधी सागर डैम। गांधी सागर डैम कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये देखिए तीनों राजस्थान में है, राणा प्रताप, जवाहर सागर और कोटा बैरेज। ठीक है, तीनों ये राजस्थान में है और गांधी सागर डैम हमारा मध्य प्रदेश में है। किसके अंडर ये आते हैं? चंबल प्रोजेक्ट के अंदर ये आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा तुंगभद्रा प्रोजेक्ट। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे है? तुंगभद्रा रिवर पे है। रिवर कृष्ण की एक ट्रिब्यूटरी है, तो तुंगभद्रा रिवर रिवर कृष्ण की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का एक तरह से जॉइंट प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश का। ठीक है, लार्जेस्ट मल्टीपर्पज डैम है साउथ इंडिया का। ठीक है, लार्जेस्ट मल्टीपर्पज डैम। इसके अंदर जो प्रोजेक्ट के अंदर एक डैम आता है, कौन सा? पंपा सागर डैम। ठीक है, तो पंपा सागर डैम कहाँ पे है? ये स्टेट आप याद जरूर करते चलिए। तो ये है हमारा कर्नाटका में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये कौन सी रिवर पे है तुंगभद्रा प्रोजेक्ट? तुंगभद्रा रिवर पे, जो कृष्ण रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मयूरा कौसी प्रोजेक्ट। ठीक है, अगला जो प्रोजेक्ट है मयूरा कौसी प्रोजेक्ट, इसको हम कनाडा डैम या मैसेंजर डैम भी बोलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे है? थाईलैंड, सॉरी झारखंड में है। मयूरा कौसी प्रोजेक्ट कहाँ पे है? झारखंड में सिचुएटेड है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? कनाडा डैम या फिर मैसेंजर डैम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, जो चीज़ पेपर में आ रही है हम सिर्फ वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो चीज़ पेपर में आती है वही पढ़ो, वही याद करो। ठीक है, उसके बाद है श्रावती प्रोजेक्ट। श्रावती प्रोजेक्ट हमारा कहाँ पे है? ये हाईएस्ट वाटरफॉल जो हमारा है, जोग फॉल, कर्नाटका में है। ठीक है, जोग फॉल जो हमारा, या जिसको हम क्या बोलते हैं, गैरोसप्पा वाटरफॉल, कर्नाटका में, उसके ऊपर ये सिचुएटेड है ये प्रोजेक्ट। ठीक है, और हमारा जोग फॉल जो है हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। श्रावती प्रोजेक्ट कहाँ पे सिचुएटेड है? कर्नाटका में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट है। ये देखिए, इसके बाद आता है हमारा कोयना प्रोजेक्ट। कोयना प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे है? कोयना रिवर पे है, जो कि एक कृष्ण रिवर की ट्रिब्यूटरी है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, उसके बाद है नाथपा जाकरी प्रोजेक्ट। रिवर सतलुज पे है नाथपा जाकरी और हिमाचल प्रदेश में है। इम्पोर्टेंट है, वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट है देखो भाइयों, लेकिन फिर भी ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उकई, उकई भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उकई प्रोजेक्ट रिवर तापी जो हमारी है सूरत के पास गुजरात में, ये सिचुएटेड है। ठीक है, उसके बाद है परम्बिकुलम अलियार प्रोजेक्ट। ठीक है, परम्बिकुलर अय्यर प्रोजेक्ट जो है हमारा तमिलनाडु और कर्नाटका में सिचुएटेड है। ठीक है, परम्बिकुलर अय्यर प्रोजेक्ट। ठीक है, जॉइंट प्रोजेक्ट है तमिलनाडु और केरला का। उकई कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए गंडक प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट है? गंडक प्रोजेक्ट। गंडक प्रोजेक्ट किनका जॉइंट वेंचर है? बिहार और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। नेपाल आल्सो डेराइव इरिगेशन एंड पावर एज पर 1915 एग्रीमेंट। इस प्रोजेक्ट के तहत नेपाल भी मतलब अपने लिए इरिगेशन का पानी लेता है। ठीक है, एक एग्रीमेंट हुआ था 1959 में, उसके तहत नेपाल में भी इसका पानी जाता है। ठीक है, इसके ऊपर एक बैरेज बना गया है, वाल्मीकि नगर बैरेज, जो कि बिहार में है। ठीक है, वाल्मीकि नगर बैरेज जो कि बिहार में है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कृष्ण सागर प्रोजेक्ट। अगला प्रोजेक्ट कौन सा है? कृष्ण सागर प्रोजेक्ट। झेलम रिवर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जम्मू कश्मीर में ये सिचुएटेड है प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद बगलिहार प्रोजेक्ट। बगलिहार प्रोजेक्ट कहाँ पे है? ये भी जम्मू कश्मीर में है और चेनाब रिवर पे है। किशनगंगा झेलम पे है और बगलिहार हमारा चेनाब पे है। ठीक है, उसके बाद एक दुलस्ती प्रोजेक्ट है। सारे याद रखने हैं, सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछे जाते हैं। ये भी हमारा चेनाब रिवर पे है और कौन से स्टेट में है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो बगलिहार, चेनाब रिवर, जम्मू कश्मीर। उसके बाद एक दुलस्ती प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर में चेनाबी रिवर पे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारा
केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। कब स्टार्ट हुआ था? 25 अगस्त 2005 को स्टार्ट हुआ था अंडर पेनिनसुलर रिवर डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन से प्रोग्राम के तहत हुआ था? पेनिनसुलर रिवर डेवलपमेंट प्रोग्राम। किस नाम से स्टार्ट किया गया था? अमृत क्रांति के नाम से ये स्टार्ट किया गया था। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। जॉइंट प्रोजेक्ट किसका है? यूपी और एमपी का ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। हुआ क्या था इसके अंदर? देखो, एक केन, जो हमारी रिवर केन है और हमारी रिवर बेटवा है, ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक कैनाल बनाई गई, कैनाल बनाई जाएगी और एक डैम कंस्ट्रक्ट होगा, ठीक है, ताकि ये दोनों रिवर आपस में कनेक्ट हो सके, ठीक है। 73 मीटर हाई जो हमारा डैम था, कौन सा? दौधन डैम। ध्यान रखेंगे, दौधन डैम हमारा एमपी में है और हमारा लार्ज कैनाल वहाँ से क्रिएट होगी 231 किलोमीटर की, ताकि इन दोनों रिवर को कनेक्ट किया जा सके। ये देखिए, ये हमारी यमुना रिवर है, ये हमारी केन रिवर है, ठीक है, और ये हमारी बेटवा रिवर है। देखो, ये बेटवा रिवर पे सारे डैम है, ये सब आप याद कर लो। राजघाट डैम, ये सारे इधर यूपी में मिलेंगे। राजघाट डैम, माटीलीला डैम, दुकवान डैम, भरवा सागर डैम, ठीक है। उसी तरह से ये केन रिवर है, इस पे एक डैम बनाए गए, दौधान डैम, और एक रिजर्वर है, भरतपुर रिजर्वर, जो भी एमपी में है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, ये प्रोजेक्ट किया गया था, केन बेटवा रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है, केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट, दोनों रिवर को लिंक करने के लिए, ठीक है। उसके लिए एक 231 किलोमीटर की कैनाल बनाई जाएगी और एक डैम बनाया जाएगा, दौधन डैम, जिसके थ्रू ये कनेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे। उसके बाद आती है हमारा एक और प्रोजेक्ट है, सतलुज यमुना लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें क्या है, 121 किलोमीटर तक फैला हुआ है। सतलुज यमुना को लिंक करने के लिए पंजाब, 121 किलोमीटर पंजाब में और 90 किलोमीटर हरियाणा में, ठीक है। ये भी एक तरह का लिंक प्रोजेक्ट है, सतलुज रिवर और यमुना रिवर को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। एक छोटा सा हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे। ये देखिए, एक कंट्रोवर्सी हुई थी, बबली बैराज कंट्रोवर्सी। ये बैराज है, बबली बैराज कंट्रोवर्सी किनके बीच में? महाराष्ट्र और तेलंगाना के स्टेट के बीच में, ठीक है। बबली डैम जो है हमारा, वो गोदावरी रिवर पे है महाराष्ट्र में, और ये डैम बनाया गया था। इस डैम के बनने से क्या हुआ था, जो हमारे तेलंगाना के फार्मर्स हैं वो इफेक्ट हुए थे। तो बबली बैराज कंट्रोवर्सी कौन कौन से स्टेट के बीच में है? तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच में है। पेपर में आ जाता है तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, अगला प्रोजेक्ट जो है हमारा, कृष्णा गोदावरी लिंक प्रोजेक्ट। रिवर कृष्णा और रिवर गोदावरी को लिंक करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, ठीक है। ये देखिए, एक स्कीम बनाई गई थी इसके तहत, इसको लिंक करने के लिए दोनों रिवर को। कौन सी स्कीम थी? पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, ताकि 2015 में बनाई गई थी, ताकि इन दोनों रिवर को हम लिंक कर सके, ठीक है। कौन सी थी? पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, ठीक है, कृष्णा और गोदावरी को। अब एक देखिए, कृष्णा रिवर का पानी कहाँ कहाँ हम डिस्ट्रीब्यूट होता है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में और महाराष्ट्र में, ठीक है। आलामती डैम कहाँ पे है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है। तो ये कर्नाटका में है, ठीक है। आलामती डैम कृष्णा रिवर पे है और ये कर्नाटका में है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगला हमारा जो प्रोजेक्ट है, चुटक प्रोजेक्ट। देखिए, ये प्रोजेक्ट छोटे छोटे हैं, ये पेपर में जरूर पूछ लिए जाते हैं, और ये सिर्फ यही पूछे जाएंगे कौन से रिवर पे है और कौन से स्टेट में है, ठीक है। तो चुटक प्रोजेक्ट जो है हमारा सूरी रिवर पे है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उरी प्रोजेक्ट आपको पता है झेलम रिवर पे है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ है, कुछ हमारे जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है उनको नेशनल प्रॉपर्टी की तरह हम ट्रीट करते हैं। तो 14 रिवर प्रोजेक्ट है एज नेशनल प्रॉपर्टी, ठीक है। कौन कौन से है वो, ये देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमारा तिस्ता बैरेज है वेस्ट बंगाल में, शाहपुर कंडी पंजाब में, सेकंड रावी बीस लिंक,
रावी ब्यास लिंक पंजाब में, उज प्रोजेक्ट हमारा जम्मू कश्मीर में है, चिनाब रिवर पर, रिवर भी आप याद करते चलिए। बुरसर हमारा जम्मू कश्मीर में है। गिप्सा प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में है, चिनाब रिवर पर। रेणुका हमारा हिमाचल प्रदेश में है, गिरी रिवर पर। ठीक है, ये देखिए लखवार व्यासी हमारा उत्तराखंड में यमुना रिवर पर, और किसाऊ हमारा हिमाचल और उत्तराखंड में है, टोन्स रिवर पर। उसके बाद नाव दिहांग डैम हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये एक तरह से नेशनल प्रॉपर्टी हम ट्रीट करते हैं। 4 और रह गई है, ये भी देखिए कौन कौन सी है। ये पेपर में आपको नाम से पूछ ले जाता है कौन से स्टेट में है। ठीक है, अपर सियांग जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, रिवर ब्रह्मपुत्र पर। उसके बाद कुल्सी डैम, कुल्सी डैम कहाँ पे है? आसाम में है, सियांग रिवर पर। उसके बाद गोसी खुर्द है हमारा महाराष्ट्र में, वैनगंगा रिवर है। और केन बेटवा हमने अभी बताया है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये 14 ऐसे प्रोजेक्ट है जिसको नेशनल प्रॉपर्टी हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर प्रोजेक्ट आ जाते हैं कौन से रिवर और कौन से स्टेट में है। दंतेवाड़ा प्रोजेक्ट ये गुजरात में है। ठीक है, बनस रिवर पे है, ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद है पोचमपाडु प्रोजेक्ट। पोचमपाडु प्रोजेक्ट कहाँ पे है? ये देखिए, इसको हम किस और नाम से जानते हैं? श्री रामा सागर प्रोजेक्ट। ये गोदावरी रिवर पे है, रिवर गोदावरी रिवर पे तेलंगाना में। ठीक है, उसके बाद हमारा एक और है पोल्लावरम प्रोजेक्ट। पोल्लावरम प्रोजेक्ट हमारा कौन सी रिवर पे है? गोदावरी रिवर पे है, और ये हमारा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आगे चलते हैं। पंचेश्वर प्रोजेक्ट। पंचेश्वर प्रोजेक्ट कहाँ पे है हमारा? ये हमारा महाकाली रिवर है जो भारत और नेपाल का बॉर्डर पड़ता है। ठीक है, एक सप्तकोशी डैम के बारे में आपने सुना होगा, ये नेपाल में सिचुएटेड है। देखो आपको प्रोजेक्ट में जो जो जिस प्रोजेक्ट में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, वरना एग्जाम में 2 ही चीज़ें पूछी जाती है, कौन सी रिवर पे है और कौन से स्टेट में है, तो वो सब आप याद कर लो। ठीक है, और कोई इसके ऐसी कोई गुट्टी नहीं है कि ऐसे याद हो जाएगा, वो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, बेनुका प्रोजेक्ट भूटान में है, ये थोड़ा अदर कंट्रीज में जो, और एक संकोस प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट काफ़ी बार पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए ये मैंने ले लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, चलो रेणुका सागर प्रोजेक्ट। रेणुका सागर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? ये देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गिरी रिवर पे है। गिरी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और ये आपका हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। ये क्या है? इस डैम के थ्रू क्या होता है? 1000 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर टू डेली एवरी डे। इस डैम से 1000 मिलियन टन्स का पानी दिल्ली में आता है हर रोज, डेली। ठीक है, ताकि दिल्ली में पानी की पूर्ति हो सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेणुका डैम प्रोजेक्ट कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। इसकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो दिल्ली और हिमाचल दोनों के बीच में शेयर होती है। दिल्ली 90% और हिमाचल 10%। ठीक है, जो भी खर्चा वगैरह होता है वो दिल्ली और हिमाचल दोनों देते हैं, लेकिन दिल्ली 90% देता है उसका, और हिमाचल 10%। ठीक है, कौन सा? रेणुका डैम प्रोजेक्ट। आगे चलते हैं, किशन प्रोजेक्ट। किशन प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। किशन प्रोजेक्ट टोन्स रिवर पे है, मैंने आपको बताया। टोन्स किसकी ट्रिब्यूटरी है? रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी है, जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में वाटर शेयर करता है, किशन प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद है ब्यास प्रोजेक्ट। ब्यास प्रोजेक्ट क्या है हमारा? एक जॉइंट वेंचर है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का। ठीक है, जो हमारी ब्यास रिवर पे प्रोजेक्ट बना गया है वो एक जॉइंट वेंचर है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के स्टेट का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बसपा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये कहाँ पे है? ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है हमारे हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये बसपा रिवर पे है, नाम से ही पता चल रहा है, जो एक सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में बसपा रिवर पे सिचुएटेड है। बसपा रिवर रिवर सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले अगर 2-3 सवाल बनेंगे तो उसमें ज़रूर मिलेगा, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कितनी कैपेसिटी इसकी, 1450 मेगावाट। ठीक है, इसके अंडर क्या है? 30
बड़े डैम हैं, ठीक है। 30 डैम इस प्रोजेक्ट के अंदर बनाए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रोजेक्ट किस किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और राजस्थान में, ठीक है। कौन सी रिवर? नर्मदा रिवर पे, ठीक है, इन 2017, ठीक है। 2017 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, ठीक है। देखो 2017 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 30 बड़े डैम बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट रखा गया था। और कौन कौन से स्टेट में बनेंगे? एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में, ठीक है। ये जो है हमारा बिगेस्ट डैम है वर्ल्ड में, बिगेस्ट डैम इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन इट, ठीक है। बिगेस्ट डैम इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। जो हमारे कंक्रीट की वॉल्यूम अगर हम देखें उसके हिसाब से अगर हम लिया जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, ठीक है। सेकंड बिगेस्ट डैम आफ्टर ग्रांड कॉलिन डैम, ठीक है। अभी ये डैम जब ये इसकी मतलब शुरुआत हुई थी, अगर ये डैम इससे सिर्फ एक ही बड़ा डैम है, और कौन सा डैम है? ग्रांड कॉली डैम। इस डैम बनने के बाद जो ये अमेरिका में है, ये नंबर 2 पे हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ये नंबर 1 पे है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, ठीक है। सबसे बड़ा डैम है इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन इट। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन इट, ये टर्म आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। 2017 में हुआ था स्टार्ट, 1450 मेगावाट कैपेसिटी थी, ठीक है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान को एक तरह से कलेक्टिव प्रोजेक्ट है इन चारों स्टेट का, ठीक है। इसके अंदर 30 या उससे भी ज़्यादा डैम्स बनाने के लिए इनिशियल में कहा गया था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे कौन कौन से हमारे? टिहरी प्रोजेक्ट, इसके बाद आता है हमारा टिहरी प्रोजेक्ट नाम से, इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। हाईएस्ट रॉक बेस्ड डैम है ये, भागीरथी और भीलगंगा का जो मिलन होता है वहाँ पे बना हुआ है, और कौन से स्टेट में है? उत्तराखंड में है, ठीक है। कौन कौन सी रिवर के? भागीरथी और भीलगंगा जब आपस में आके मिलती है रिवर, उनके मिलन पे जहाँ पे मिलती है वहाँ पे ये डैम बनाया गया है, टिहरी डैम। दुनिया का सबसे हाईएस्ट रॉक डैम है, कहाँ पे? उत्तराखंड में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 2400 मेगावाट, ठीक है। ये आप जरूर याद रखो, 2400 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। उसके बाद है हमारा देवसारी प्रोजेक्ट, देवसारी प्रोजेक्ट डैम। पिंडार रिवर पे है हमारा, उत्तराखंड में, ठीक है। पिंडार रिवर कहाँ पे है? चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में पड़ती है, वहाँ पे देवसारी डैम प्रोजेक्ट है। उसके बाद है मुल्ला पेरियार। मुल्ला पेरियार डैम कहाँ पे है? मुल्ला पेरियार डैम आपका केरला में है, पेरियार रिवर पे है, ठीक है। ये भी पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। उसके बाद जो है हमारा कावेरी वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट। देखो रिवर कावेरी पे भी डिस्प्यूट है, रिवर कावेरी का भी डिस्प्यूट है 2-3 स्टेट में कि हम पानी लेंगे, हम पानी लेंगे। तो पेपर में पूछ लेते हैं कौन कौन से स्टेट के बीच ये डिस्प्यूट है। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी, ये 4 जो है हमारे यूनियन टेरिटरी और स्टेट है जिनके बीच में कावेरी वाटर डिस्प्यूट, मतलब ये आपस में एक तरह से शेयर ही करते हैं। इन चारों में आपस में लड़ते रहते हैं कि नहीं हम पानी लेंगे, ये हमारा पानी है, इस तरह से, ठीक है। तो आप ये स्टेट के नाम याद कर लीजिए। उसके बाद ये देखिए एक दो टर्म है, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक प्रोग्राम हुआ था कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, कौन सा? जो हमारा 5th 5 ईयर प्लान था, कौन सा? 5th 5 ईयर प्लान था, उसके अंडर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या था? जहाँ पे हम कैनाल्स को एक्सटेंड करेंगे। देखिए कमांड एरिया किसको बोलते हैं? क्या होता है, इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए हम कैनाल्स को एक्सटेंड करना पड़ता है ताकि हम उसमें से पानी, ताकि हम कैनाल के थ्रू जो डैम्स या जहाँ पे पानी स्टोर है वो अपने खेती के लिए यूज़ कर सके, ठीक है। तो वो रीजन जहाँ पे कैनाल एक्सटेंड होती है ताकि डैम्स वगैरह से पानी ले लिया जाए इरिगेशन के लिए, उसको हम कमांड एरिया बोलते हैं, ठीक है। डैम से कैनाल एक्सटेंड होती है
ताकि वो खेतों में पानी लाया जा सके, उस रीजन को, जितने रीजन में कैनाल एक्सटेंड होती है उसे हम कमांड एरिया बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। हमारा ये देखिए, एक दो इम्पोर्टेंट टर्म है जो पेपर में कभी कभी पूछ ली जाती है। जैसे स्टैटिक जीके में पूछ लिया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेशनल वाटर ग्रिड क्या होती है? जो नेशनल वाटर ग्रिड का कॉन्सेप्ट है, सोशलिस्ट एक हमारे थे राम मनोहर लोहिया जी, उनके सबसे पहले उनके माइंड में आया था, और सबसे आगे किसने रखा था? केजी दस्तूर जी ने रखा था 1960 में। ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट माइंड में किसके आया था? राम मनोहर लोहिया जी के, और लेकिन फॉरवर्ड किसने करा था? केजी दस्तूर ने 1960 में। नेशनल वाटर ग्रिड होता क्या है? मान लीजिए एक एरिया है जो काफ़ी वहाँ पे फ्लड वगैरह आती है, बाढ़ वगैरह आती है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन एक एरिया हमारा सूखा है बिल्कुल। इस तरह से वी कैन ऑब्जर्व अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। टू एड्रेस दिस इश्यू रिवर लिंकिंग इज द मेन सॉल्यूशन। क्या हुआ था, क्या होता है, मतलब एक एरिया है आपका, एक में तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, दूसरा एरिया वहाँ पे सूखा पड़ता है, तो एक जगह ज़्यादा पानी आ जाता है, एक जगह सूखा रह जाता है। तो हम क्या करें, ऐसा कुछ करें ताकि हम उस दोनों एरिया को बैलेंस कर सके। तो उसी चीज़ के ध्यान में रखते हुए एक नेशनल वाटर ग्रिड सिस्टम बनाया गया था इस सॉल्यूशन को, ताकि हम सॉल्व कर सके। ठीक है, और ये किसने फॉरवर्ड किया था? के जी दस्तूर ने 1960 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, एक नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान भी आया था हमारा। इसके अंदर क्या था? गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के अंदर गंगा एक्शन प्लान था, जिसका फेज 1 स्टार्ट हुआ था 1985 में, जून 1985 में। किस लिए था? ताकि रिवर गंगा में जो पॉल्यूशन है उसको हम ख़त्म कर सके और वाटर की क्वालिटी बढ़ा सके, ताकि साफ़ पानी हमारे मिल सके। ठीक है, ये जो इसका फर्स्ट फेज़ था, ये हम 31 मार्च 2020 में पूरा कर चुके हैं। ठीक है, 450 करोड़ रुपए की लागत लगाने के बाद। ठीक है, लगभग 451 करोड़। इस प्लान के अंदर 152 सिटीज़ और 16 स्टेट्स से 152 सिटीज़ इंक्लूड है। ठीक है, तो फर्स्ट फेज़ में 1985 में गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए ये एक नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान बनाया गया था, जिसका फर्स्ट फेज़ हम 31 मार्च 2020 में पूरा कर चुके हैं। ठीक है, कितनी कॉस्ट लगी है? 451 करोड़ रुपए। ठीक है, 152 शहर इसके अंदर लाए गए थे 16 स्टेट्स में से। ठीक है, अब आगे चलते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक चीज़ है नेशनल वाटर मिशन। नेशनल वाटर मिशन क्या था? 2011 में, अप्रैल 2011 में नेशनल एक्शन प्लान के अंदर ऑन क्लाइमेट चेंज, अंडर दिस 5 एरियाज हैव बीन डिटरमाइंड। इसमें भी सेम वही था, पानी को साफ करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ताकि हम पानी को साफ रख सके, और हमें क्लाइमेट चेंज जो भी हो रहा है भाई, कहीं पानी ज़्यादा है कहीं कम है, पानी की कमी हो रही है, उस वजह से क्लाइमेट चेंज में भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उसी को मैनेज करने के लिए एक नेशनल एक्शन प्लान के अंतर्गत एक नेशनल वाटर मिशन लाया गया था। कब लाया गया था? डेट आप याद रखिए, डेट आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, 2011 में लाया गया था। किसके अंडर? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से पढ़ा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो जो चीज़ें इसमें पढ़ाई गई है, पेपर ओरिएंटेड पढ़ाई गई है, पेपर में वही चीज़ आती है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगर मैं आपको अननेसेसरी डेफिनेशन पढ़वाने लगूँ भाई, जो पेपर में आती नहीं है, जैसे 10वीं 11वीं के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप पूरी एनसीईआरटी बुक खोल के बैठो तो उनका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हाँ, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप उससे कम लेवल की कर रहे हैं तो आपको फालतू की चीज़ें कोई पढ़ने का मुझे नहीं लगता कोई लाभ है। आप वही चीज़ पढ़िए जो आपको एग्ज़ाम में पूछी जाती है। एग्ज़ाम में आपको यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आप ये पढ़िए, आराम से याद करिए, सिर्फ आपको याद करना है। ठीक है,
और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको एकदम से पता चल जाए। बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लेना, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी समय समय पर जब भी नई वीडियो हम लाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको स्टैटिक जीके भी पढ़नी है तो मैं शॉर्ट्स की फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ। आप चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, और वहाँ पे शॉर्ट्स स्टैटिक जीके पढ़ाई हुई है। शॉर्ट्स 1-1 मिनट के शॉर्ट्स हैं, तो आप वे शॉर्ट्स भी देख सकते हैं और आप पे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे वे। ठीक है, ट्रिक के साथ मैंने बताया गया है। ठीक है, तो चलो दोस्तों, अब पढ़ते रहो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।